वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे और प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो यदि कोई समीकरण पी एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, जहां पर पी एक्स क्या है, घात 2 में बहुपद। हमने पहले भी चर्चा किया है कि बहुपद को पिछले चैप्टर में बहुपद वाले में कि पॉलिनॉमियल को पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं जो एक्स घात में बहुपद होता है। तो यहाँ पर पी एक्स क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। तो जब पी एक्स बराबर 0 होता है तो यह द्विघातीय समीकरण कहलाता है। परंतु जब हम पी एक्स को चर एक्स की घात के घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी इस तरह जब हम व्यवस्थित कर देते हैं घटते क्रम में घातों के, तो द्विघात समीकरण का हमको एक्स चर में मानक रूप प्राप्त हो जाता है जो निम्न प्रकार होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है, यदि मानक रूप लिखने को आता है तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए 0 नहीं हो सकता है, लिखना आवश्यक है। क्यों ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर घट जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर ये जो बहुपद दिया हुआ है तो इसकी बड़ी घात क्या है, 2 है, और जब इसको बराबर 0 कर दिए तो ये द्विघात समीकरण बन गया। इसी तरह x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जैसे इन दोनों में उदाहरणों में आपने देखा। अब चलिए इन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न व्यंजक जो दिए हैं द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो पहला दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम इसको सरल करते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, सर्वसमीका आपने पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से इसको लिख दिए, x की जगह a की जगह x और y की जगह b की जगह 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2x और माइनस 6। अब पक्षांतर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ही है और इधर से 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x प्लस है 2x माइनस है तो कट जाएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर और 6 और प्लस 1, 6 और प्लस 1 क्या हो गया 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे x नहीं है तो 0x लिख दिया। अब इसे द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं तो ये इस रूप का दिख रहा है। ये जो लिखा हमको समीकरण प्राप्त हुआ यही स्वरूप का दिख रहा है, तो यह द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको भी लिख लेते हैं, सरल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो सरल ही है, इसको यहाँ पर गुणा करते हैं तो -6 और माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 6 हो गया। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से था, ये 2 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये -2x तो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका हम मानक रूप से फिर तुलना करते हैं, देखते हैं कि यह इसी रूप का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिख रहा है यह समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसमें चर की घात 2 है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सरल करते हैं तो x में x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x में 1 का गुणा होगा तो x आ गया,
फिर -2 का x में गुणा होगा तो -2 आ गया, -2 का 1 में गुणा होगा तो -2 आ गया। फिर बराबर इसी तरह x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का 3 में गुणा होगा 3x, -1 का x में गुणा होगा तो -x, -1 का 3 में गुणा होगा तो -3। अब हम इनका पक्षांतर कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x -2x ये लिख लिया। फिर इधर से पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर इधर जाएगा तो -x स्क्वायर, 3x इधर आएगा तो -3x, -x इधर आएगा तो +x और -3 इधर आएगा तो +3। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुणे का भाग, भाग का गुणा। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर ये प्लस है, ये माइनस है तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब क्या बचा, 2x है और ये x प्लस है और ये x प्लस है, -2x है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, -3x और 2 -2 है और +3 है तो इसको घटा दिए तो -3x और 3 में से 2 घट गया तो 1 आ गया, +1। माइनस का गुणा कर देते हैं तो -3x, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं यह इस रूप का नहीं है, इसमें एक चर की जो घात है वह 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हल करने के बाद, सरल करने के बाद हमें ये देखना है कि चर की घात कितनी है। यदि 2 है द्विघात समीकरण है, 2 नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर चर की घात 1 है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथे में है x -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको सरल करते हैं तो x का 2x में गुणा होगा 2x स्क्वायर, अब x का 1 में गुणा होगा तो x, फिर -3 का 2x में गुणा होगा तो -6x, -3 का 1 में गुणा होगा तो -3। अब इधर भी x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर और x में 5 का गुणा होगा तो 5x। अब जो है तो पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर की पूरे जो व्यंजक हैं इधर आ जाएंगे और इधर 0 हो जाएगा दाएं पक्ष में। तो दायां पक्ष पहले, बायां पक्ष लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x -6 -3 लिख लिया। अब दाएं पक्ष का पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर x स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब इधर ये 5x है तो ये जब बाईं तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा और इधर बच गया 0 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा तो x स्क्वायर हो गया। फिर ये 6x है और ये 5x है, दोनों जुड़ जाए 6 5 11 हो गया और एक x इसमें प्लस है, ये घट जाएगा तो 10x हो गया, -10 हो गया, -3 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है, क्योंकि x की घात कितनी है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह 25वां सवाल, 2x - 1 x इंटू एक्स -3 और x प्लस 5 इंटू एक्स -1, इसको लिख लेते हैं। अब इसी तरह सरल करेंगे, 2x का x में गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर, 2x का -3 में गुणा होगा तो -6x, फिर -1 का x में गुणा होगा तो -x और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो +3 आ गया। इसी तरह दाएं पक्ष में x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर, x का -1 में गुणा हुआ तो -x, 5 का x में गुणा हुआ तो 5x और +5 और -1 का गुणा हुआ तो -5 आ जाएगा। अब दाएं पक्ष को बाएं पक्ष की तरफ पक्षांतर कर लेंगे, पहले बाएं पक्ष पूरा लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर -6x माइनस 2x स्क्वायर -6x, ये -6x और -x दोनों मिला के 7x हो गए, +3, फिर ये प्लस है तो इधर माइनस आ गया, फिर ये इधर माइनस है, ये इसको भी घटा देते हैं तो 5 में से 1 गया 4 हो गया तो प्लस हो गया, तो इधर आके माइनस हो गया और माइनस का इधर प्लस हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 2x स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा तो x स्क्वायर बचा, फिर 7x माइनस है, 4x माइनस है, 7 4 11x हो गया। यहाँ 3 प्लस है, 5 प्लस है, 5 3 8 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है और यह इस रूप का दिख रहा है मानक रूप से, जब इसकी तुलना करते हैं तो यह द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह छठवीं प्रश्न देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। तो बायां पक्ष सरल है, दाएं पक्ष को सरल करना है, बायां पक्ष जो कहते हैं लिख लेते हैं, दाएं पक्ष में समीकरण का प्रयोग करके x -y का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है 4 तो इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x और
ये ऋण 4 और धन 1 तो घट जाएगा तो ऋण 3 हो गया। अब यहाँ x की घात हम देखते हैं कि 1 है 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरसमीकरण के प्रयोग से इसको हम हल कर देंगे। a प्लस बी का x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, 2 का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये वाई का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और फिर 6x स्क्वायर प्लस 12x। फिर इसी तरह से 2x का गुणा करेंगे तो 2x में एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। अब बायां पक्ष लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसका पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष का, तो ये प्लस है, इधर 2x क्यूब तो इधर माइनस हो जाएगा, 2x इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स क्यूब यहाँ पर है, ये -2 है, ये +1 है तो घट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ गया। फिर एक्स स्क्वायर ये 6 है, ये 6x स्क्वायर है तो इसको 6x स्क्वायर लिख लिए। फिर 2x है और 12x है तो 12 तो 14 हो गया और 8। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x की घात कितनी है, 3 है, और द्विघात समीकरण के लिए क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। तो इस तरह से जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ वह द्विघात नहीं है। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको सरल समीकरण की सहायता से सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 फिर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x। अब पक्षांतर करेंगे तो बायां पक्ष ज्यों का त्यों लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 12x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स क्यूब ये प्लस है, ये माइनस है तो कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा, -4x स्क्वायर, और यहाँ 6 है, 6x स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है तो 6 में 4 घटेगा, 2x स्क्वायर आ गया। फिर हम देखते हैं कि यक्स यहाँ माइनस यक्स है और यहाँ 12x है, दोनों माइनस है तो 12 एक 13x हो गया, और देखते हैं इधर 1 है और 8 है तो 8 एक 9 हो गया। अब ये देख रहे हैं इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से जो बीजी व्यंजक दिए हैं उनको हल करके यदि चर की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, यदि चर की घात 2 से कम है अथवा 2 से अधिक है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम व्यंजकों को सरल करके, समीकरण को सरल करके यह पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो जो भारतीय प्रश्न रहते हैं इनको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार हम चर को मानकर समीकरण बना लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। भूखंड कैसा है, आयताकार है, तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमको क्या क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो अब आगे प्रश्न में देखते हैं, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी हुई है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो लंबाई को बता रहा है तो हमको क्या मानना है, चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको समीकरण बनाना है। तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, जब चौड़ाई ज्ञात रहेगी तब हम उसका दुगना करेंगे। तो मान लेते हैं भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार दुगने से 1 अधिक, तो चौड़ाई का दुगना कर दिए 2x और धन 1 कर दिए, उसमें 1 जोड़ दिए। अब कहता है तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 528। तो लंबाई लंबाई एक गुणे चौड़ाई, लंबाई 2x प्लस 1 है और चौड़ाई x है, दोनों का गुणा बराबर 528 होना चाहिए। अब गुणा कर दिए 2x स्क्वायर और यहाँ पे x गुणा प्लस x, और इसको इधर पक्षांतर के लिए -528 बराबर 0। तो यह जो है लंबाई और चौड़ाई के लिए अभिष्ट समीकरण हमको प्राप्त हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x -528 बराबर 0। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो यक्स और x प्लस 1 के रूप में होते हैं। जैसे 4 धनात्मक पूर्णांक हो गया, जैसे 4, और उसके अगले वाला 4 धन 1 5 होता है।
उसके अगले निकालना है तो 5 धन 1 6 होता है, तो माने धनात्मक पूर्णांक में अगला निकालने के लिए क्रम जो उसके क्रम में आगे आएगा तो पूर्णांक में 1 जोड़ देते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा निश्चित रूप से x+1 होगा। अब प्रश्न में कहता है दोनों का गुणनफल 306 है तो गुणा कर देते हैं। x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 306, तो x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर और x में 1 का गुणा होगा तो x और 306 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो इस तरह से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के लिए अभिष्ट समीकरण क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो है ना आसान, बड़ी आसानी से प्रश्न को ध्यान से पढ़कर हम उसको गणितीय रूप में समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, में रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी होगी, रोहन से 26 बड़ी है तो रोहन की मान लिया x, तो x धन 26। अब प्रश्नानुसार कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद है तो वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। जैसे मान लो आज तुम्हारी आयु 12 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 में 3 जोड़ देंगे 15 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु x माने हैं, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x धन 3, और उसकी माँ की आयु x धन 26 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 29 हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल कर लेते हैं, x धन 3, रोहन का है x धन 3 और माँ का है x धन 29, गुणनफल 360 है, तो x में x का गुणा x स्क्वायर, ये x का 29 में गुणा हुआ तो 29x, x का 3 में गुणा हुआ 3x और 29 में 3 का गुणा कर देंगे बराबर 360, तो ये हो x स्क्वायर और 29 और 3 32x और 29 में 3 का गुणा करिए 87 बराबर 360। अब x स्क्वायर प्लस 32x 87 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसमें घट जाएगा 273 आ गया। तो अभीष्ट समीकरण हमको क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो चाल रेलगाड़ी की समान है, 480 किलोमीटर की दूरी चलती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दें तो वही दूरी तय करने में, यही दूरी तय करने में उसको 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x है और दूरी कितना दिया है, 480 दिया है, तब समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 480 और चाल है x, तो कितना समय लग रहा है, 480 बटे x। अब यदि कहता है कि प्रश्न में कि यदि चाल को 8 कम कर दें, तो कम कर देंगे तो कितनी चाल हो जाएगी, x माइनस 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम हो गई। तो कितना तब समय कितना लगेगा, 480 दूरी बटे चाल, तो दूरी 480 बटे चाल x माइनस 8। अब कहता है कि दोनों का अंतर 3 घंटे है, तो दोनों के अंतर में 3 को बराबर 3 कर देते हैं, 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x बराबर 3। यहाँ पे समय अधिक लग रहा है तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, कह रहा है दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगता है, मतलब पहली और दूसरी दूरी में जो समय लगा है उसका अंतर 3 घंटे है, तो दोनों को घटा दिए बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 8 और x जो है लघुत्तम आ जाएगा, तो 480 x हो जाएगा और इधर जो है 480 में x माइनस 8 का गुणा हो जाएगा और इधर जो x इंटू एक्स माइनस 8 आया है वो इधर पक्षांतर हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 480x और इधर ये माइनस है तो माइनस 480x और इसका 8 में गुणा होगा तो कितना आ गया 3840, और इधर जब 3x का x में गुणा होगा 3x स्क्वायर हो गया और ये 8 3 24x हो गया। अब पक्षांतर करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, 3840 इधर माइनस आ गया। 3 से पूरे में भाग दे देते हैं तो x स्क्वायर 3 8 24, तो 3x स्क्वायर और 3 से इसमें भाग देंगे तो 1280 आ गया। तो इस तरह से हमको अभीष्ट समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 1280 बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्न को पढ़कर और उसे गणितीय समीकरण के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज 2.4.2 समाप्त हो गई है। आप लोग
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कहीं पर कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख दीजिए। और तब तक अगले वीडियो में हम नए एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयारी